Hello everyone. Good morning to all of you. Uh, I started a little bit late. So we can proceed now. Any doubt from the previous lectures? जितने lectures अभी तक आपने learn किए उस पे से कोई doubt आ रहा हो तो आप जरूर पूछ लीजिए. और मैं remind करा देता हूँ कि हम लोग errors and measurement पढ़ रहे हैं. इस error and measurement में couple of lectures हम लोग कर चुके हैं. और we have understood कि error क्या होता है, कितने टाइप का होता है, how to find the error. इसके बाद में हम लोग मेजरमेंट को पढ़ने वाले हैं. कुछ मेजरमेंट्स कैसे किए जाते हैं, पर्टिकुलरली हम लोग लेंथ मेजरमेंट पे फोकस रखेंगे. और बाकी जो और अदर मेजरमेंट्स होंगे सिमिलर तरीके से फ्यूचर में आते रहेंगे. ओके, सीम्स लाइक कि आपको समझ में आ गया. सो अब लोग आगे बढ़ते हैं. एरर को कैसे लिखा जाता है? अगेन स्टोरी बहुत सिंपल है. Errors and measurements topic is not in SCV. That's what you are saying. उस पर इस तरह से टॉपिक अलग करके नहीं दिया. कई बार कुछ बुक्स नहीं देते. सो अगर वो टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं अवेलेबल है तो आपको जो मॉड्यूल दिया गया पीडीएफ उसका हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा कपल ऑफ डेज पे. तो उससे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए. और सेंगेज या डीसीपी कर रहे होंगे उस पर दिया गया होगा. सो अगर वो एससी पे नहीं है, क्योंकि कई सारे बुक्स क्या करते हैं उसको एज ए बहुत बेसिक चैप्टर मान करके अलग कर लेते हैं, नहीं भी देते हैं. बट सिंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और अपने एज ए स्टूडेंट अपने को स्टार्टिंग में समझना होता है तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को पढ़ेंगे बार बार. जो यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं उसके नोट्स बनाएंगे. और जिस बुक में मिल जाएगा, जैसे डीसीपी में अगर आप सॉल्व करो या फिर सेंगेज करो उस पर जरूर दिया गया होगा. नहीं किसी में दिया गया तो अपने मॉड्यूल पे जरूर दिया गया है. तो थ्योरी भी उससे एक बार पढ़ सकते हो और इसके साथ अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो. बाकी प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल है और बाकी बुक्स में दिया गया होगा. Then you are saying it is combined in chapter. वो कभी चैप्टर्स में कंबाइन कर देते हैं, क्रिस्टल क्लियर. कभी कभी नहीं भी देते हैं, चलता है. इट इज इन सेकेंड चैप्टर. यूनिट के साथ कंबाइन किया होगा उन्होंने, यूनिट के साथ या फिर मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर होगा उसके साथ कंबाइन कर दिया होगा. कई बार वो बहुत ब्रीफ में देते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में कोई बुक नहीं देते. तो नहीं भी है तो अपने पास और भी ऑप्शन है पढ़ने के लिए. सो एरर के लिए हम लोगों ने देखा था कि हम a प्लस माइनस डेल्टा a लिखते हैं. ये आप जानते हो. जब कभी कोई वैल्यू आपको बताना होता है तो हम इस तरह से बताते हैं. डेल्टा ए एरर के बारे में बात कर रहा होता है और ए उसकी मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा होता है. कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, यू हैव अंडरस्टूड इट. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपने रिलेटिव एरर को देखा, परसेंटेज एरर को देखा. लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबली व्हाट वाज दैट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो डिजिट्स है ना, ये हमारे लिए यूजफुल रहता है हर बार कैलकुलेशन करने में. कब क्वेश्चन में यूज करना है कब नहीं करना है वो क्वेश्चन आपको हिंट करेगा, उससे आपको पता करना चाहिए. इसके कुछ रूल्स थे, वो रूल्स आप याद रख लीजिए. डेसिमल प्लेसेस को कैसे हैंडल करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को, नॉन डेसिमल पॉइंट्स को या नंबर्स को, उसके अकॉर्डिंग कितने डिजिट्स तक लिखते हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चल रहा होता है. सारे रूल्स आपने पढ़े हुए हैं. उन रूल को जब आप पढ़ रहे थे तो कई बार ऐसा हो रहा था कि हमने को जरूरत पड़ रही थी कुछ नंबर्स को हटाने की. जैसे कि अगर हमको 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है और पता चलेगा हमारे पास 5 डेसिमल प्लेस तक नंबर है, तो 5 से 2 डेसिमल प्लेस तक कैसे आएंगे, उसके लिए भी अलग से रूल है. So, उनको बोलेंगे राउंडिंग ऑफ रूल्स. आप जानते होगे, फिर भी मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ. राउंड ऑफ करना, तो राउंडिंग ऑफ अगर आपको करना पड़ता है तो उसके क्या रूल्स रहते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल में राउंड ऑफ किया भी है, बट अब स्पेसिफिकली उन रूल्स को लर्न कर लेते हैं. मोस्ट केसेस में आप हैंडल कर ले जाओगे, कुछ स्पेशल केसेस हैं उसके लिए रूल जानना बहुत जरूरी है. आपने कुछ लिखा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एक्स डी एक्स? नो. इसी को हम लोग बोलेंगे और इसी को डी बोलेंगे. क्या बारीक डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया था.
टेक्निकली मैथ्स में और डिटेल में बताया जाएगा। हम जब डेल्टा ए एक्स बोलेंगे और डी एक्स बोलेंगे, दोनों हमारे लिए बराबर होंगे। डिफरेंस माइनर जो है वो उन्हें बताया था कि जब डेल्टा स्मॉल हो जाता है, जब डेल्टा स्मॉल होता है तो ये डी बन जाता है। और आप देखोगे मैथ्स में, आप लोगों ने कई बार लोगों ने देखा होगा, तो मैथ्स में ऐसा लिखते हैं कैसे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब से लर्न करोगे। और इसमें यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, LIM लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। जब कभी इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा जाए तो इस बड़े एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हम लोग डिफाइन करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन आने वाला है। सो पॉइंट इसकी डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब क्वांटिटी स्मॉल चल रही होती है, चेंज स्मॉल हो रहा होता है। सो फॉर द टाइम बिंग आप डेल्टा और डी को बराबर समझें, चलेगा, क्योंकि हमारी जो एरर्स हैं वो स्मॉल होती हैं। एरर्स आर स्मॉल, हेंस डी एंड डेल्टा आर आइडेंटिकल। ओके, राउंडिंग ऑफ के रूल्स पर आते हैं, एग्जाम्पल से भी डील करते रहेंगे ना। अगर आपको कोई नंबर दिया गया, राउंड ऑफ करना है, तो जैसे कि लेट्स से अपने पास एक नंबर दिया गया 2.563752, ऐसा नंबर दिया गया। कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, तो वी कैन काउंट इट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे तो अपने पास जो रूल्स है उसको अप्लाई कर देना है। वी हैव सेड दैट लाइक ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सब काउंट कर लोगे आप। सो 2 2 2 6 7, सो ये 7 डिजिट तक चला जाएगा। गुड, ऑल ऑफ यू नो दैट। लेकिन अगर कोई इसको कहता है कि इसको राउंड ऑफ करना है, इसी नंबर को अपने को कन्वर्ट करना राउंड ऑफ करने के बाद, और हम चाहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर, लेट्स से ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर 6 तक रहता है। सो अगर अपने को सिग्निफिकेंट 6 तक चाहिए इसको, समथिंग रॉन्ग है आपने, तो क्या नंबर बनेगा? सो आप देखोगे कि नंबर को 6 तक ले जाने के लिए आपको ये लास्ट डिजिट रखनी पड़ेगी, 5 वाला। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे वाले डिजिट को हम लोग वॉच करते हैं। नाउ इन केस द नेक्स्ट डिजिट जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से लेस आता है, तो फिर हमारा नंबर एग्जैक्टली वही डिजिट तक स्टॉप कर जाता है जहां तक अपने को पता करना था। पॉइंट इज कि ये बन जाएगा 2.5637 यस, यू पीपल आर राइटिंग करेक्टली। सो इस 2 को ड्रॉप कर देंगे, तो अपना एक रूल क्या हो गया? फर्स्ट रूल इज दिस, कि जिस डिजिट तक आपको रोकना है उसके बियॉन्ड वाली नेक्स्ट डिजिट को वॉच करेंगे। सो इफ नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट का मतलब आप समझ गए होगे, जहां तक आपको स्टॉप करना उसके अगले वाली डिजिट। इफ नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, देन all next digits, और ऐसा बोलते हैं कि then next digit onwards can be dropped, और is dropped। इस वर्ड यूज कर लीजिए, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी से ना समझ लो आप, आपको डेफिनेटली ड्रॉप करना होता है। सो अगर जिस डिजिट तक आपको जाना है उसके आगे की डिजिट लेस देन 5 है, जस्ट नेक्स्ट वाली, तो उसके आगे जितने भी डिजिट्स है सारी को ड्रॉप कर देते हैं, और अपना आंसर ऐसा लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरा, इन केस अगर इसी नंबर को आपको राउंड ऑफ कराना था 4 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, सो अगर हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, देन यू विल से कि हमको 2 काउंट करना होगा, 5 6 3, तो ये 4 हो जाएंगे। सो 3 वाला जो नंबर है हमारा, उसके नेक्स्ट पर जाएंगे, उसके नेक्स्ट को वॉच करेंगे।
सो इन दैट केस क्या करने का, 3 के नेक्स्ट देखोगे 7 है, 7 5 से बड़ा होता है, तो फिर जो 3 है उसको एक नंबर से बढ़ा देते हैं, एक यूनिट से बढ़ा देते हैं, तो आप पाओगे ये आएगा 2.564। ये सभी को समझता होगा, बहुत कॉमन है। आप फिर उसको 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। That means if the next number या next digit is more than 5, we increase the previous digit by 1, एक से बढ़ा देते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं लर्न किया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। सो 5 से छोटा नंबर नेक्स्ट वाला डिजिट, नेक्स्ट डिजिट 5 से स्मॉलर है, सबको ड्रॉप करने का। और अगर 5 से बड़ा है तो सभी को ड्रॉप करने का, लेकिन जहां तक आप होल्ड कर रहे हो उसको 1 से बढ़ाने का। तो अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, if next digit is more than 5, then the last digit needs to be increased by 1। लास्ट का मतलब कौन सी लास्ट, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के हम लोग बात कर रहे हैं, जहां तक हमको होल्ड करना है, वो जो लास्ट वाला फिगर होगा या डिजिट होगा उसको 1 से बढ़ाने का। जैसे यहाँ पर 3 था, 3 को अपने को 1 से बढ़ाना पड़ा 4। अगर इसको आप 4 नहीं लिखते हो, 3 लिखते हो, तो फिर 3 रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। वो आपको 4 ऑप्शन में 3 भी देगा, 4 भी देगा। सो अपने को 4 काउंट करना है, बिकॉज दैट्स अ रूल, क्योंकि उसके नेक्स्ट में 7 था। 7 के बाद क्या है वो मैटर नहीं करता है, जस्ट नेक्स्ट वाला मैटर करता है। ये ऑब्वियस रूल है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 5 से बढ़ेगा हम लोग हैंडल कर लेते हैं, 5 से छोटे का हैंडल कर लेते हैं। व्हाट इफ लास्ट वाला 5 हो? तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है कि हम इसको 6 तक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इन केस अगर हम इसको 5 तक होल्ड करना चाहते हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो आंसर क्या लिखा जाएगा? थर्ड। इसी को आप सिग्निफिकेंट फिगर 5 तक लिखिए। तो जब आप 5 तक लिखना चाहोगे तो जो लास्ट डिजिट रहेगा अपना सिग्निफिकेंट का बनाना है वो 7 है। फिर आप क्या करोगे, 7 के आगे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक 5 जा रहा है आपको, और 7 के आगे वाला ड्रॉप करना है या इसको कंसीडर करना है। सो यू आर लुकिंग कि 7 के आगे कौन सा है, 5 है। तो ना तो वो फर्स्ट रूल से गवर्न हो रहा है, ना वो सेकंड रूल से गवर्न हो रहा है। यस। सो अपने को क्या देखना है कि इन केस 5 के आगे कोई नंबर है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप पहले आगे बढ़ोगे। 5 के आगे कोई नंबर है तो उस नंबर को आप, अगर कोई नंबर नॉन जीरो आ रहा है, so you will be rounding it off, so you will be rounding it off by increasing 1। तो आप इस पर 1 से ऐड कर दोगे तो ये आपका जो नंबर बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.5638। इन केस यू विल फाइंड कि जो लास्ट जहां तक आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके नेक्स्ट डिजिट 5 है और उसके आगे नॉन जीरो डिजिट फॉलो करते हैं, नॉन जीरो डिजिट फॉलो करते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, आप कॉमन सेंस समझो कि फिर ये जो नंबर है वो 5 से ज्यादा जा रहा है। इन केस 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट्स फॉलो करते हैं, दैट मींस दिस नंबर इज मोर देन 5 ओवरऑल। इफ इट इज मोर देन 5, देन वी कैन से कि हमको प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज करना है, 1 से इंक्रीज करना है। मेकिंग सेंस? सो अगर 5 के आगे कोई डिजिट फॉलो करती है जो कि नॉन जीरो है, तो प्रीवियस डिजिट को हम 1 से इंक्रीज करेंगे। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कुछ ऐसे केसेस बचेंगे कि 5 या तो लास्ट में पड़ेगा या फिर वो 0 से फॉलोड होगा। तो अगर 5 लास्ट में बचता है, अकेला रहता है, या फिर वो 0 से फॉलोड होता है, तो उस केस में हम 5 को 5 से बड़ा नहीं काउंट करेंगे। तो उस समय टाई ब्रेक करनी पड़ेगी, तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर एक रूल लगा लेते हैं। फिर हम उससे पीछे वाले डिजिट को वॉच करते हैं, और अगर वो हमारा ऑड होता है तो उसको इवन बना देते हैं, नेक्स्ट इवन, और इवन होता है तो इवन रखते हैं।
उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पिक कर लेते हैं। यहाँ तक तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने अभी तक लिखा नहीं है, बट ऑब्वियस है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सिमिलरली थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के लिए क्या है कि अगर आपको 5 मिलता है, 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट जाता है, तो आप प्रीवियस वाले को 1 से बढ़ा देंगे। सपोज कर लीजिए, एक और एग्जांपल पिक करते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया गया है 2.536250, अगेन काइंड ऑफ एग्जांपल है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारे काउंट होंगे, ये जीरो भी काउंट हो जाएगा। सो आप बोलोगे 7, अगेन बाय द वे 7 है। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है और अपने को ये कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट करो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक? 5 तक। सिग्निफिकेंट फिगर 5 तक अपने को चाहिए। सो 5 तक ले जाने के लिए आपको 2 तो लिखना पड़ेगा, यस। 5 लिखना पड़ेगा, यस। 3 लिखना पड़ेगा, यस। 6 लिखना पड़ेगा, यस। तो 4 डिजिट्स हो गए। नेक्स्ट डिजिट को आपको फिल करना है। जिसको आपको फिल करना है उसके आगे 5 है और वो 0 से फॉलोड है। अब इस केस पे आपको क्या देखना होगा कि यू नीड टू वॉच कि जिसको हम फिल करने वाले हैं यहाँ पर वो 2 था। 2 के नेक्स्ट में 5 है। तो जब कभी 5 आएगा तो फिर जिसको हम चेंज करें इसी को वॉच करेंगे। इन केस ये इवन है तो फिर सेम रह जाएगा, अगर ये ऑड है तो 1 से बढ़ा देंगे। सो सिंस ये 2 इवन है, सो इवन होने की वजह से यू विल फाइंड कि हमको 2 तक ला करके छोड़ देना होगा। सो लास्ट में हम लिखेंगे 2, और ये 2 इसलिए रहा क्योंकि ये इवन था। ये रूल है। इवन तो ये आगे 5 था तो 5 के लिए को राउंड ऑफ कर रहे हो तो उसको वॉच करते हैं। इवन होने की वजह से उसको रिटेन कर लेते हैं। गुड, यू पीपल आर राइटिंग द सेम थिंग। तो एक तो ये अपने पास लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। सपोज के लिए आपको दिया गया 5.36875, कोई भी नंबर हो सकता है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल नंबर्स काउंट हो जाएंगे। 336 हो गया। somebody says कि इसको भी अपने को राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है और इसको अपने को राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर 5 तक। सो यू नीड टू से कि स्टार्ट करते हैं। 5 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ये 4 तो आ गया। नेक्स्ट आपको फिल करना है। नेक्स्ट फिल करने से आगे 5 आ रहा है। नेक्स्ट जो फिल करना है वो आपका 7 है। तो 7 ऑड है, ऑड है तो उसको आपको नेक्स्ट इवन पे कन्वर्ट करना है। नाउ इवन नेक्स्ट वाला भी होता है, बैक वाला भी होता है, तो हम बैक नहीं जाते हैं, हम नेक्स्ट को बोलते। तो ये जो 7 था वो ऑड था, हमने ऑड को क्या बना दिया? इवन बना दिया। यहाँ पर ये जो 2 था वो इवन था। So even remains even and odd becomes even. These are how the rules go. So 5 से बड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 5 से छोटे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 आएगा तो हम नेक्स्ट को देखेंगे, नॉन जीरो डिजिट से फॉलो होता है तो 5 प्लस जैसा ट्रीट करेंगे। और अगर 5 अलोन पड़ता है या वो 0 से फॉलो होता है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम उसके प्रीवियस वाले डिजिट को देखेंगे, जो लास्ट डिजिट है अपने नंबर में होने वाली है। अगर वो इवन है तो रिटेन करेंगे, अगर ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे। हालांकि इतना डीप एग्जाम में बहुत रेयरली जाएगा, बट यस कभी अगर आता है और क्वेश्चन बनाता है तो फिर इस रूल को इम्पोर्टेंस देने का। So this is how we can round it off. This is how we can find the appropriate number of significant figures. और अगर एक बार हम appropriate significant figure पता कर पाते हैं, इसका मतलब we can represent our answer in the most appropriate manner whenever they are going to be any operation. तो किसी भी ऑपरेशन में अलजेब्रा में कैलकुलेशंस करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा आंसर फाइनली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहेगा और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स उस फिगर्स तक हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेकिंग सेंस? और अगर आपको ये सेंस बनाता है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जस्ट टू वार्म यू अप, दैट्स ऑल।
It says if x is equal to 0.1 into 250.5 into 1000.0. सब मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ नंबर्स मैंने आपको दे रखे हैं. देन फाइंड x वैल्यू. फिर अपने को x की वैल्यू पता करनी है अगर इस तरह से x आपको दिया जा रहा है तो काइंड ऑफ हम लोग मल्टीप्लिकेशन को फिर से सीख रहे हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है. ट्राई कीजिए. ओके, अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. सो लेट मी फ्रेम ऑप्शंस एज वेल. A, B, C, D. When you are writing A, B, C, D. So आप पहले सॉल्व कर लीजिए. कितना जाएगा? 1000 दिया था ना. 1000 और 250 करोगे तो 4 zeros बनेंगे. जाएगा एक जीरो यहाँ चले जाएगा. So 1 0 रिटर्न आएगा. ओके, so it should come like 25050. एक तो ये आंसर दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है. 25050.0 दिया जा रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है आपको 2.5 into 10 raised power 4. Two into 10 raised power 4. 0.2 into 10 raised power 5. सपोज के लिए उसने ये ऑप्शंस दिए आपको और ये कैलकुलेशन करनी थी. कैलकुलेशन सभी को आती है. सो कौन सा आंसर आप देने वाले हो? बी मेजॉरिटी में आ रहा है और कुछ डी भी आ रहा है, बॉम्बे एंड दिल्ली. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सारे रूल्स को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा. So either you are saying B or you are saying D. That's point. So इससे एक कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ कि आप लोगों ने जो मिक्स किया है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स को मिक्स किया है, जिसकी वजह से जो एक आंसर गलत हो रहा है. और ऑफ कोर्स एटलीस्ट एक तो गलत होना ही है जो भी आप दे रहे हो बी और डी में से. चलेगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अब देखो कि क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम करेगा वो कि ताकि आप रूल्स को लगाने में मजबूर हो जाएं. बेसिकली अगर आप रूल सही से ना लगाएं तो आप स्लिप कर जाएंगे. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट्स मैटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर आंसर इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस कि पहला काम क्या करना होगा अपने को. पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे. सभी के सिग्निफिकेंट फिगर पता कर लेते हैं. ये जो पहला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जा रहे हैं?
वन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सो आप जानते हो हाउ टू काउंट इट, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम पे आपको मिलेगा 5। So you can see कि you are multiplying 3 numbers which have significant figures 1, 4 and 5. जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपको इसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको मिलेगी 250। ये आप कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25050 इतना आएगा। लूजली हम लोग इतना लिखते हैं, अगर कभी भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये लिख देते हैं दैट्स आवर परफेक्ट आंसर। इसको फिर कुछ भी कर डालो। इसके पास इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अच्छा, थोड़ा सा और भी प्रॉपर्ली लिखते तो 0.0 लिखते। क्यों? क्योंकि डेसिमल प्लेस के 1 प्लेस तक जा रहा है तो हमने 1 प्लेस तक लिखा, तो ये हमारे पास नंबर आया। अब हमारे पास रूल होता है कि जब कभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई, हाउ वी रिप्रेजेंट अवर आंसर एज। तो उस पर आपको लिखा गया था कि जब कभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो हम अपने आंसर्स को उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने आने चाहिए जितने जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर इन्वॉल्व है उसके पास था। सो आप देखोगे कि यहाँ पर 5 है, 4 है, 1 है। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है? 1। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर 1 में आना चाहिए। एक से ज्यादा, हाँ, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 1 से मोर देन 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब आप ऑप्शन पर आइए। फर्स्ट ऑप्शन के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप देखोगे कि ये लास्ट वाला 0 काउंट नहीं करेंगे, ये तो काउंट करेंगे, तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो ये लास्ट वाला 0 भी काउंट हो जाएगा, तो इसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है? तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है। लास्ट वाले के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है? लास्ट वाले के पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। सो वैल्यू वाइज तो सभी सही हैं, ABCD ऑल 4 आर करेक्ट, बट टू रिप्रेजेंट इन अ प्रॉपर मैनर अपने को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को जाना था। तो इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? लास्ट ऑप्शंस विल बी करेक्ट। सो हम बोलेंगे डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। आप लोगों ने बी बोला, तो बी में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बोला था कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे जाते हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो है, इसलिए हमको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना होता है। मेकिंग सेंस? इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन लेट मी नो। इसका आंसर 2 into 10 is power 4 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। आंसर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज, यस यू आर राइट, बट अपने को क्या याद रखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देने हैं? 1। सो अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर दो, कैसे लिखते हो चॉइस आपकी है। सो यहाँ पर ABC इसलिए रॉन्ग कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि वो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं बता रहे हैं। ना अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है जिसमें अपने को रोज पता होना बहुत जरूरी है, वरना सारे ऑप्शंस न्यूमेरिकली हो सकता है बराबर चल रहे हों, बट दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अवर आंसर। चलेगा। सो अगर कोई कंफ्यूजन डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक पार्ट जो था वो हम लोगों ने कर लिया, एरर समझ लिया, एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रोपोगेट करता है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, सारा कुछ पॉइंट समझ लिया है। इसको आप एंड नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कीजिए, ओवर द टाइम आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से रूल्स है अपने पास। हम लोग क्या करते हैं जब कभी कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सपोज कर लीजिए आगे काइनेमेटिक्स आने वाला है तो उस पर इक्वेशन हम लोग करेंगे, आगे भी करेंगे, तो वहां पर हम लोग इन सब का उतना ख्याल नहीं रखते हैं, चलता है हम इस तरह से आंसर देंगे तब भी चलेगा, इस तरह से आंसर देंगे तब भी चलेगा, इस तरह से लिखोगे तब भी चलेगा, सब चलेगा। लेकिन
जब क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या जानना चाह रहा है, उसका क्रक्स क्या है, उसका फोकस क्या है। और वो बोलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं बोलेगा तो 4 ऑप्शन से लग जाएगा कि अब हमने को अप्रोप्रिएट रहना है रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आपको सारे रूल्स लगाने हैं। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे एरर के बाद मेजरमेंट्स, क्योंकि इसमें मेजरमेंट भी लिखा गया था टॉपिक का नाम। जेई मेन या वो एडवांस हो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मेजरमेंट्स जैसे एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में जो आईआईटी है और ये एनटी है, ये ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि हम मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखें। तो जो टफेस्ट एग्जाम है एडवांस का, उस पर भी मेजरमेंट से क्वेश्चंस पूछता है ना। तो मेजरमेंट यहाँ पर हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे वो लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, कि अगर आपको लेंथ मेजरमेंट करना हो, मेजर करना हो, तो आप क्या करने वाले हो। तो कोई भी क्वांटिटी को कभी मेजर करना होता है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, डिवाइस लेते हैं, उस डिवाइस को यूज करते हैं। जैसे अगर आपको पेन का लेंथ मेजर करना है, आप स्केल को यूज कर सकते हो, है ना। आपको किसी की हाइट मेजर करनी है, मीटर स्केल या फिर और भी कोई स्केल यूज कर सकते हो जिससे लेंथ मेजर किया जा सके। आपको टाइम मेजर करना होता है तो क्लॉक को यूज करते हो, दैट्स अ डिवाइस दैट मेजर्स द टाइम। आपको स्पीड मेजर करना होता है तो स्पीडोमीटर को यूज करते हो। आपको करंट मेजर करना होता है तो अमीटर को यूज करते हो। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस। और आपका आंसर कितना करेक्ट आएगा, कितना एक्चुअल वैल्यू के क्लोज जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइस कितनी इफिशिएंट है, आपकी डिवाइस कितनी अच्छे से बनाई गई है, जिसमें एरर्स कम से कम है। ये जो डिवाइस के एरर्स होते हैं वो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। तो जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लॉक है, लेट्स से आपकी घड़ी है, वो 10 सेकंड पीछे चलती है, आपको पता है ना वो 10 सेकंड पीछे चलती है या 10 मिनट पीछे चलती है लेट्स से। तो कोई आपसे टाइम पूछेगा तो आप 10 को ऐड करके बता दोगे, आपको पता है कि वो पीछे चलती है। सो जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं उनको हम पता कर पाते हैं और वो कंट्रोलेबल होती हैं, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रैंडम एरर्स थे। रैंडम एरर्स के लिए फिर हम उसको वो मीन वैल्यू जो ली थी वो मीन वैल्यू लेते हैं, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर बताते हैं कि हमारी रैंडम एरर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे होंगे। एनीवे, कम टू द लेंथ मेजरमेंट। जब हम लोग लेंथ मेजरमेंट की बात करते हैं, सो मीटर स्केल कैसे वर्क करता है आप जानते हो। पर्टिकुलरली 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे लिए जिनको हमको यूज करना है यहाँ पर, और जिसको जो आपके एग्जाम में है, जो जिसको आपको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट, उनको डिटेल में पढ़ना है। 2 इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं। आई डोंट नो कि आपने कभी उनको देखा है। आपको चांस मिलेगा लाइब्रेरी में देखने का, मेजर करने का फ्यूचर में, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो। बट दोनों हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस के हैं। एक होगा जिसको हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, नाम अगर आपने सुना हो तो। शॉर्ट में हम वीसी बोल दिया करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। दूसरा होता है स्क्रू गेज, जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारा पूरा फोकस इसी पर रहने वाला है। और आप अगर इसको समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, लेकिन आता जरूर है। मेंस में मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, दोनों में मिलेगा, पूरा चांस रहता है। दोनों को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? लेंथ मेजरमेंट के लिए। लेंथ उस तरह की लेंथ जो स्मॉल लेंथ होती है, जैसे थिन वायर हो, थिन वायर का डायमीटर हो। तो थिन वायर का डायमीटर अगर आपको मेजर करने के लिए कोई बोल देता है, या फिर जैसे जितना थिन लाइन, मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, अब देखो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन की कुछ थिकनेस है, कोई आपसे बोलता है इस लाइन की थिकनेस बताइए, थिकनेस नॉट द लेंथ। लेंथ बताना होगा तो आप मीटर स्केल लगा सकते हो, लेकिन थिकनेस बताना होगा तो आप मीटर स्केल लगाओगे ना, यू विल फेल। क्योंकि उसके जो इनसाइड वाले डिविजन्स भी होते हैं ना, वो भी काम नहीं करेंगे यहाँ पे। उस पर भी आप श्योर नहीं होगे कि एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच में कहाँ पर ये लाई कर रहा है एग्जैक्टली। तो जब बहुत स्मॉल लेंस को मेजर करना हो, जैसे थिकनेस ऑफ स्मॉल थिन वायर और थिन वायर्स, तो हम इस तरह की डिवाइसेस को यूज करते हैं। इन दोनों में भी क्या फर्क है कि वर्नियर कैलिपर्स से ज्यादा
डिवाइसेस या लेंथ को आप स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हो। तो स्क्रू गेज और भी थिन चीजों को मेजर करने के लिए रहता है। वर्नियर कैलिपर्स mm लेवल तक जाता है, ये mm के और डिवीजन्स पे चला जाता है। कैसे वर्क कर रहे होते हैं, क्या इसका अरेंजमेंट्स होता है, वो हम लोग लर्न करने वाले हैं यहाँ पर। सो इन केस आई मूव फॉरवर्ड, तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ जो वर्नियर कैलिपर्स की होती है, ताकि आपको एक आइडिया रहे और उस पर क्या क्या रोल चल रहा होता है, फिर वो हम बताते हैं आपको। So vernier calipers is the first thing that we are going to talk about. I tried to import a picture. ये नेट से कहीं से पकड़ा हुआ है, कहीं भी आप देख लोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा जो आपको अभी दिख रहा है। ये एक डिवाइस है और इसी को हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। आप में से किसी ने देखा कभी? अगर आपने कभी देखा हो, मेजर किया हो, तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान है, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दैट थिंग। और अगर आपने नहीं देखा तो फ्यूचर में जरूर देखने वाले हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, लर्निंग का पार्ट होता है। इसे यूज टू करा देते हैं। क्या है ये जो आपको दिख रहा है, ये स्केल है, नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं। इस पर आप देखोगे कि ये सेंटीमीटर में 1 2 4 ये सारा कुछ है, फिर इंचेस वगैरह में भी दे देता है। एनीवे यहाँ पर बेसिकली होता है क्या ना कि अगर आप स्केल से मेजर करोगे, मीटर स्केल से, तो कुछ पोर्शन को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम दो स्केल यूज कर लेते हैं तो काम हो जाता है। यहाँ पे दो स्केल चल रहे होते हैं। एक स्केल होता है ये, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो मैं लिखता, ये मैट्रिक स्केल लिखा हुआ है। ये जो मैट्रिक स्केल है ना, इसी को हम बोलते हैं मेन स्केल। सो वी विल कॉल इट एज अ मेन स्केल। एक दूसरा स्केल भी यहाँ पे चल रहा है। ये जो लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है ना, ये लॉकिंग स्क्रू क्या करता है कि इतना जो पोर्शन है, ये वाला जॉ, इसको जो मेन बॉडी है उससे टाइट फिट करने में यूज किया जाता है। तो जब हम टाइट फिट कर देते हैं तो जितना मैंने ये सर्कल किया, ये ब्रैकेट पे किया हुआ है, बॉक्स पे किया हुआ है, ये फिक्स हो जाता है। इनफैक्ट ये भी इसके साथ चलता है जॉ। ये पोर्शन एक अलग पोर्शन है और ये जो लॉकिंग स्क्रू है उससे कनेक्टेड है। अगर लॉकिंग स्क्रू को आप लूज कर दोगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर स्लाइड किया जा सकता है, फॉरवर्ड स्लाइड किया जा सकता है। तो वो स्लाइडिंग स्केल होता है। ये जो स्लाइडिंग स्केल है ना, इस पर आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आपको विजुअल हो, तो यहाँ पर स्केल बना रहता है, वो एक डिफरेंट स्केल है। सो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये दो स्केल्स है। ये जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। नाउ इससे इस डिवाइस को यूज करके हम लोग कई सारी चीजें मेजर कर लेते हैं। जैसे किसी अगर बॉल का डायमीटर आपको मेजर करना हो या वायर का थिकनेस मेजर करना हो, उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे ऐसा, ये जॉज के बीच में। और क्या करते हैं कि जो स्लाइडिंग वाला पोर्शन है, ये इसको स्लाइड करके इसको टाइट में फिट करते हैं, फिर स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो जब स्क्रू से टाइट कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगी वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, फिट हो जाएगी। फिर हम इन दोनों स्केल स्केल को यूज करते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल को। इन दोनों को यूज करके हम एग्जैक्टली बता देते हैं कि इन दोनों जॉज के बीच का सेपरेशन कितना है। जॉ, ये जो जॉ है ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। इन दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन होगा वो इसके डायमीटर जैसा काम कर रहा होगा, तो अपने को डायमीटर पता चल जाता है। तो पॉइंट इज कि किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर पता करना हो तो हम उसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। These two jaws they can come very close to each other. That means वो टच कर जाएंगे, जीरो सेपरेशन पर आते हैं। अगर जीरो सेपरेशन पर आते हैं, इसका मतलब उस समय रीडिंग हमारी जीरो आएगी। कैसे रीडिंग रीड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो फिर ये एक्स डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। एक्स डिस्टेंस मेजर करने का मतलब है हम डायमीटर लेंथ जो भी है, स्मॉल वैल्यूज को यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। सो ये जो एक्सटर्नल जॉज हैं, इन जॉज को यूज करके हम मेजर करते हैं। हमारे पास इंटरनल जॉज भी होते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपको यहाँ से चीजें समझ में आएंगी। हॉलो सिलेंडर है। कभी आपके पास एक हॉलो सिलेंडर हो और कोई आपसे ये बोले
कि उसका इनसाइड वाला डायमीटर अपने को चाहिए। तो इनसाइड वाला डायमीटर मेजर करना आसान नहीं होगा अदरवाइज। लेट्स से ये अपने पास एक हॉलो सिलेंडर है and somebody says you कि by experiment go to the laboratory and let me know how much the internal radius is this R1, how much this R1 is and how much this R2 is। तो अगर आपको R2 मेजर करना है तो इस वाले सिलेंडर को यहाँ पर ट्रैप करा दो। तो जब यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा तो वो बड़ा वाला डायमीटर मेजर करेगा जो आउटर वाला है। तो वहां से अपने को R2 पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इनसाइड वाला मेजर कर फिर इस वाले को ले जा करके यहाँ पर ट्रैप करा दो। ऐसा मैं रफली बता रहा हूँ ताकि आपका सेंस डेवलप हो जाए, बाकी फिर आप समझदार हो। तो उसके इनसाइड में अगर ऐसा ले जाओगे तो ये जो जॉज है वो बता देंगे कि कितना इंटरनल डायमीटर है। सो हम एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर दोनों मेजर कर सकते हैं यूजिंग टू डिफरेंट जॉज। तो ये जो ऊपर वाले जॉज हैं वो इनसाइड चले जाएंगे उसके और फिर आगे आगे चले जाएंगे। जब ये दोनों जॉज आपस में मैच करते हैं ना तो ये जो फ्लैट सरफेस है इसका जो फ्लैट सरफेस है वो आपस में मैच करता है। ये इसको पास कर जाता है ऊपर से, थोड़ा सा गैप दिया जाता है। सो इसका मतलब जब ये दोनों आपस में टच कर रहे होते हैं उसमें वो 0 मेजर करेगा। फिर जब इनके बीच का सेपरेशन होगा इसका मतलब इस समय ये कितना मेजर कर रहा होगा, इस समय ये जो मेजर कर रहा होगा वो ये सेपरेशन मेजर कर रहा होगा। तो इस तरह से बनाया गया है कि हम इनसाइड के डायमीटर्स को पता कर सकें। जैसे हॉलो सिलेंडर का केस हो गया या कोई भी बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये और भी पर्पस के लिए यूज होता है। एक दो बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन में देगा कि एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, बोथ, नन। तो हम बोलेंगे बोथ मेजर किए जा सकते हैं, वी कैन मेजर बोथ ऑफ देम। साथ ही साथ एक और थर्ड ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ पर डेप्थ मेजर करने के लिए एक ब्लेड लगा होता है यहाँ पर ये, और इसकी हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि इसकी डेप्थ क्या। सपोज कर लीजिए यही सिलेंडर हमारा ऐसा रहा होता है कि इसका ये नीचे वाला फिक्स रहा होता और हम बाहर से लेंथ नहीं मेजर कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा रहा होता कि किसी किसी इनसाइड तक ये यहाँ से ऐसा फील्ड होता और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये कितनी हाइट है या डेप्थ है। तो इस डेप्थ को आप बाहर से नहीं मेजर कर सकते हो, या फिर इसमें लिक्विड फील्ड है तो आपको पता करना होगा कितने हाइट तक लिक्विड नहीं फील्ड है, तो इसको आप बाहर से नहीं मेजर कर सकते हो क्योंकि बाहर से फिर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। एग्जैक्ट मेजर करने के लिए ये जो टेल है इसका ना, इस टेल को इस पे डिप कर देते हैं और जब इस टेल को डिप करेंगे तो ये टेल की वजह से हम मेजर कर सकते हैं कितना डेप्थ है। तो पॉइंट इज कि हम यहाँ से डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर डेप्थ, वी कैन मेजर इंटरनल डायमीटर and we can have measurement of external diameter। मैं थोड़ा सा स्लो और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पहले यूज नहीं किया है तो आपको पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि किस तरह का ये है। और आप चाहो तो मार्केट से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करके आपके घर पे आ जाएगा। फिर आप उसको पूरा एक्सपेरिमेंट कर डालो, आपके लिए फायदे का है क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस में है। और अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेन स्केल कैसा होता है, वर्नियर स्केल कैसा होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। जनरली एग्जाम में जो पूछता है ना वो आपको मेजरमेंट कराएगा कि एक डायमीटर था जिसको मेजर करना चाह रहे थे, इतना वर्नियर स्केल का रीडिंग आया, इतना मेन स्केल का रीडिंग आया, तो बताइए उसका एग्जैक्टली वैल्यू कितना है। हम लोग क्वेश्चंस भी पिक करेंगे, नॉट एन इशू, बट इन केस यू कैन हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस वो लास्टिंग रहेगा आपके ब्रेन में। इन केस यू कैन हैव, नॉट नेसेसरी। सो इतना ब्रीफ अप अगर आपको समझ में आता है तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्पीकर में बताने वाला हूँ। इस पे अगर कोई क्वेरीज आ रही है तो आप पूछ सकते हो। हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स यूज करने वाले हैं, एमएसडी। एमएसडी एमएसडी का मतलब होगा मेन स्केल डिवीजन। जो मेन स्केल है उसका डिवीजन कितना गैप करता है, ये 6 और 7 के बीच का ये जो 1 डिवीजन है वो कितना मेजर कर रहा है, उसको हम एमएसडी बोलेंगे। दैट मीन्स जो डिविजन्स हैं, मिनिमम डिविजन्स के बीच के, दो डिवीजन के बीच का जो गैप है उसको बोला जाएगा एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। सिमिलरली एक दूसरा टर्म हम लोग यूज करेंगे वीएसडी। वीएसडी बोला जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। सो मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों को यूज करके हम
इससे मेजरमेंट कर लेंगे। नाउ जब कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, लेट्स कम टू द बैक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ भी मेजर करना क्यों ना हो, हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, मिनिमम होता है जो हम मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट एक क्वांटिटी होती है जिसमें हम ऐसा बोलेंगे कि कितना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं, उससे कम हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम मेजर करेंगे तो फिर वो एरर आएगा, रॉन्ग आएगा, समथिंग एल्स आएगा। सो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मिनिमम वैल्यू होता है जो मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप स्केल पे जाओ, मीटर स्केल पे, तो मीटर स्केल में आप सेंटीमीटर तो इजीली मेजर कर लोगे। आपने देखा होगा कि जो मीटर स्केल है, नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, तो इस मीटर स्केल को अगर आप केवल देखते हैं तो आप 0 और 1 के बीच का मेजर कर सकते हो, जमता है। उसके बाद में अंदर 10 डिविजन्स होते हैं, तो उन डिविजन के बीच का मेजर कर सकते हो, ये भी जमता है। लेकिन अगर उस वो जो छोटा वाला एक डिवीजन है उससे भी कम को मेजर करना पड़े तो फिर आप फेल हो जाओगे। फिर आप बोलोगे नहीं, वो तो मैं मेजर कर ही नहीं सकता मीटर स्केल से। इसका मतलब मीटर स्केल से हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक मिनिमम मेजर किया जा सकता है, उसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। और लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पूछ रहे हो कैन आई रिपीट डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ओके, अभी क्रूड फॉर्म में बताता, और जब इसका हम लोग मेजरमेंट देखने वाले हैं तो कैसे करते हैं तो आपको डिटेल में बताएंगे। ये पिक्चर आपने देख लिए, तो क्रूड फॉर्म में नेक्स्ट पिक्चर पे दिखाता हूँ। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, एक इस तरह से मेन स्केल रहता है और एक इस तरह से वर्नियर स्केल रहता है, दो स्केल चलता है। इसका 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स होंगे। इसके भी नंबर्स होंगे, लेकिन इसके जो नंबर्स होंगे ना, डिविजन्स होंगे, वो उससे मैच नहीं कर रहे होंगे एग्जैक्टली। फ्यूचर में जाके कहीं मैच करेंगे, वो एक अलग स्टोरी है, बट सभी के सभी मैच नहीं कर रहे होंगे, ऐसा होगा। सो जो ऊपर वाला स्केल हम बनाया करेंगे, हम उस जॉज वगैरह नहीं बनाएंगे, हम आगे की स्टोरी नहीं बनाएंगे, वो नॉट लगाने वाला पॉइंट नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। एग्जाम में वो क्वेश्चन देगा तो कुछ भी नहीं बनाएगा, इस तरह से दो स्केल बना के दे देगा आपको। सो जो डाउन साइड स्केल है, बड़ा स्केल है, दैट विल बी नोन एज मेन स्केल, और जो ऊपर है उसको बोलेंगे वो वर्नियर स्केल है। तो ये सिंपली स्केल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका जो 1 डिवीजन का लेंथ है, गैप है, इसका जो 1 डिवीजन का गैप है, वो अलग अलग है, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। और कितना है वो क्वेश्चन आपको बताएगा। तो जैसे कि इस पॉइंट को, और अगर आप इस पॉइंट के बीच को वॉच करो, ये फिर इसको वॉच करो, या फिर इसको वॉच करो, तो ये कोई भी एक गैप अगर आप वॉच करते हो, सो दिस इज कॉल्ड M1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। तो ये सभी 1 मेन स्केल डिवीजन है। मेन स्केल का 1 डिवीजन, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच का गैप, 0 1 के बीच का गैप, 1 और 2 के बीच का गैप। तो जो हम मिनिमम देख पा रहे हैं उसके बीच के गैप को बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन। सिमिलरली ये और इसके बीच का गैप देखो, या फिर ये देखो, या फिर ये देखो, सब बराबर होंगे, देखने में कम ज्यादा लगा सकता है आपको यहाँ पर। सो ऑल आर इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर करता है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मेजर करता है। जनरली मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू ज्यादा होती है वर्नियर स्केल डिवीजन से, जनरली। अदरवाइज भी बनाया जा सकता है, वर्नियर स्केल के डिवीजन का गैप ज्यादा किया जा सकता है, मेन स्केल के डिवीजन का गैप ज्यादा किया जा सकता है। तो पॉइंट इज कि 1 MSD इज नॉट इक्वल टू 1 VSD, ये हम नहीं रखते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो अपना पर्पस फेल हो जाएगा। अपना पर्पस है कि ज्यादा प्रिसाइज मेजर करना, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करना, तो उसके लिए हम दोनों को बराबर नहीं रखते हैं। जब कभी ऐसा होगा तो इसका जो लीस्ट काउंट आता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, लीस्ट काउंट को हम लोग LC से लिख सकते हैं, दैट्स द लीस्ट काउंट। इसकी वैल्यू आएगी 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये कैसे आ रहा है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ताकि आप विजुलाइज कर पाए कि किस तरह से ऐसा आता है।
अभी तो सिंपली ये बता रहे हैं कि अगर लीस्ट काउंट अपने को कैलकुलेट करना है तो हम बता सकते हैं कि एक 1 MSD और 1 VSD का डिफरेंस कितना है. जितना भी डिफरेंस आएगा that is going to the minimum that can be measured from that instrument. So what is the least count? It is the probably I am visible now. So मैं 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर देता हूँ. It is the minimum value that can be measured from an instrument or using an instrument. किसी एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कितना मिनिमम मेजर कर सकते हो, दैट इज व्हाट इट इज. तो आज के लिए आप केवल इतना ही समझो क्या कि वर्नियर होता है, कैसा है, क्या क्या इसमें. दो स्केल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक स्लाइडिंग वर्नियर स्केल जो होता है वो स्लाइडिंग स्केल होता है. ये स्लाइड करता है किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर. उसके अपने डिविजन्स होते हैं और मेन स्केल के अपने डिविजन्स होते हैं. दोनों के डिफरेंस को हम लिस्ट काउंट कहते हैं. और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जा सकता है. यहाँ तक ही हम लोग समझते हैं आज. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये यूज किया जा सकता है किसी वैल्यू को मेजर करने के लिए. यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट आया हो तो आप पूछ लीजिए. और in case there's no doubt, then in next class I will be explaining how to measure these things by using वर्नियर कैलिपर्स. और अगर ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद स्क्रू गेज को पढ़ेंगे. दोनों कंप्लीट होने के बाद ये मेजरमेंट वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा. एनीथिंग टू आस्क? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अभी आपके पास मॉड्यूल का पीडीएफ है. आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. एरर्स के भी मेजरमेंट्स के लिए होल्ड कर लेने का. एक अगला क्लास होने के बाद आप वो भी करने लगे. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.